तेरे वादे तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए फिरते हैं इन्हें, इनकी शख्सियत किसी अखबार की मोहताज नहीं। राहत इंदौरी जी के शेर के साथ मैं आज आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे नाम से। दोस्तों, जिन्हें 39 कावर मीरगंज विधानसभा जो कभी हुआ करती थी, उसका शेर, उसका सुल्तान कहा जाता था, आज 119 मीरगंज विधानसभा है। इससे पहले मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो बातें मैं उनसे करने जा रहा हूं वो आप सबको बहुत पसंद आएंगी और निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे मैं उनके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं मीरगंज 119 मीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय सुल्तान बेग जी। सुल्तान बेग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं बेग साहब अपना इंटरव्यू शुरू करता हूं और कुछ सवाल आपसे दागने प्रारंभ करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ना कब से शुरू किया? देखिए, मैं सबसे पहला चुनाव लड़ा था 89 और उसके बाद मैं 96 में लड़ा था चुनाव से, समाजवादी पार्टी से लड़ा। 1998 का चुनाव मैंने MLC लड़ा था, जो सिर्फ 111 वोटों से मैं हारा था जी। बहुत अच्छे फाइट हुई थी, उसमें BJP सरकार थी, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उसके बाद 2002 में लड़ा, विधायक बन गया जी, समाजवादी पार्टी से लड़ा। 2007 में विधायक बना, 2012 में विधायक बना, 2017 का चुनाव आ गया। विधायक जी, आपने लगातार 3 बार इलेक्शन जीतकर हैट्रिक मारी, लेकिन एक यहाँ सवाल उठता है कि 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद आपको कहीं ना कहीं मंत्री होना चाहिए था। अब इसका तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के जी। 3 बार विधायक तो बने हम जी, लेकिन तीनों बार इत्तेफाक से हम विपक्ष के विधायक रहे। जब 2002 में पहली बार विधायक बने जी, समाजवादी पार्टी से बने जी, उस वक़्त दूसरी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद हम 2007 में विधायक बने तो सरकार BSP की बन गई जी। 2012 में बसपा से लड़े तो सपा की सरकार बन गई। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब भी हम विधायक बने जी, तो सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहे, हम विपक्ष में बैठने का मौका मिला। इसलिए मंत्री कुछ नहीं होता है। मंत्री का क्या मतलब होता है? मंत्री पे थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, काम करने का ज़्यादा मसला है, लोगों की सेवा करने का ज़्यादा मसला है, जितनी विधायक कर सकता है मंत्री शायद नहीं कर सकता। जी। मैं विधायक जी एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा। तमाम लोग तमाम तरह की बातें इस मीरगंज में होती हैं। आप पर 420 के भी बहुत सारे आरोप लगे थे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या हुआ मुकदमा? 420 का नहीं था मसला वो जी। मसला ये था कि चूँकि मेरा पहली बात तो फार्म है मेरा जी, मेरे दादा मेरे बाप ने जो ज़मीनें छोड़ी हैं वो मैं फार्मिंग करते थे, और उसके साथ साथ मैंने अपना काम बढ़ाया। जब मैं वजूद में यूनिवर्सिटी छोड़ी, मैंने साथ साथ मैंने राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप शुरू किया, तो मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया। सबसे पहले मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था जी, और ट्रांसपोर्ट को मैंने एक अपनी कमाई का ज़रिया बनाया मैंने जी, और उसमें मैंने सारे भाई भतीजे, मैंने सारे लोगों को लगा के रोज़गार भी देने का काम किया। और मेरे ट्रांसपोर्ट में आने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों को भी उससे रोज़गार बहुत मिला। ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, फिर वर्कशॉप चलाता था, वर्कशॉप में मैकेनिक, बिजली का काम करने वाला, मिस्त्री, पेंटर, डेंटर, इन लोगों को काम भी देने का काम किया मैंने। जी। और उससे लगातार मेरी जो पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो जो विरोधी उनके पेट में दर्द शुरू हुआ कि भाई ये तो लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, राजनीति में भी आगे बढ़ रहा है, अब ये पैसे में भी आगे बढ़ रहा है। जी। तो लोगों ने साजिश करके मेरे खिलाफ कुछ फर्जी मुकदमे लिखा है जी। बसपा सरकार थी उस वक्त, मैं सपा से विधायक था जी। तो मैं तो चूँकि स्पष्टवादी हूँ, सही बात कहने का आदी हूँ, जी। सही बात मैंने कह दिया करता हूँ, तो लोगों को लगा कि यहाँ कहीं ना कोई घपला है। वो फर्जी मुकदमे थे, 100% फर्जी थे। 3 महीने के अंदर सारे केसेस खत्म हो गए, इससे ज़्यादा क्या होगा अंदाज़ा लगा लीजिए आप। जी, जी, बिल्कुल। तो जाहिर है कि फर्जी मुकदमे थे, ख़त्म हो गए। जी, जी। आज और मैं एक बात और बताऊँ जी, मैंने किसी से समझौता नहीं किया मुकदमों के मामले में, सारे के सारे केस मेरे इक्वटल हुए हैं, कोर्ट ने मुझे बरी किया है। अच्छा, प्रशासन से उसका कुछ लेना देना नहीं? ना सरकार से मतलब, ना मेरा प्रशासन से कोई। मैं विधायक जी, एक सवाल अनायास उठता है कि आप सपा में थे, फिर बसपा में आ गए और अब बसपा छोड़ के फिर सपा में आ गए, ये दल बदल क्यों? देखिए, सपा से ही मैंने राजनीति शुरू की जी। सपा मेरी पार्टी है, सपा ये मान के चलिए मेरा घर है। अब वो चूँकि उस वक्त 2007 में जो भी कुछ हुआ जी, सबके सामने, उसमें दोहराने से फ़ायदा नहीं, अभी मैं बता भी चुका आपको जी।
चूँकि हम तो राजनीति कर रहे थे, हमने बाकायदे प्लेटफॉर्म दिया गया था, लेकिन हमारी ही पार्टी में कुछ लोगों ने साजिश करके जी नेताजी तक बात पहुंचा दी कि साहब पार्टी की बदनामी हो गई इसमें, और ऐसा और वैसा। हो सकता है बड़े नेता हैं, कभी कभी जी हो जाता है, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। उनका जो फैसला था वो सराहनीय पे था। मुझे चूँकि चुनाव लड़ना था, इसलिए मैंने बीएसपी से टिकट लिया, लड़ लिया और फिर विधायक बन गया। विधायक जी 15 वर्ष आप यहाँ के विधायक रहे। इन 15 वर्षों में आपने तमाम जगह रामलीला के मैदान बनवाए, रामलीला के स्टेज बनवाए, बहुत सारे काम हुए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य आपने किया हो? देखिए, सबसे उल्लेखनीय कार्य तो मेरा ऐसा है जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। अटक जी, मेरा क्षेत्र हिंदू बहुल है जी। मुसलमान 9 विधानसभाओं में सबसे कम अगर कहीं मुसलमान है तो आज मीरगंज विधानसभा में है। जितनी भी आप विधानसभाएं देख लें, सबसे कम मुसलमान जो है वो यहाँ मीरगंज विधानसभा में है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा काम अगर कोई है जी तो मैंने मीरगंज विधानसभा में सांप्रदायिक माहौल को अच्छा करने का काम किया। मैंने लोगों में सौहार्द पैदा किया, लोगों में मैंने प्रेम पैदा किया। हिंदू मुसलमान के अंदर जो एक बड़ी खाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा कर दी थी, उस खाई को पाट के मैंने आगे बढ़ने का काम किया। और इसी का सबूत भी है। अभी देखिए, अभी मैं 2017 का चुनाव हारा हूँ जी, और इस सब कहते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन हुआ, मोदी जी के नाम पे इलेक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब बावजूद इसके भी जी मुझे जो लगभग 60,000 वोट पड़ा था, उसमें 25,000 हिंदू वोट था, जिसमें हर जाति हर बरादरी का वोट था। एक मुसलमान, वो भी बदनाम मुसलमान, उसको 25,000 वोट यहाँ का हिंदू दे दे और हर जाति हर बरादरी का दे दे, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा का मामला आया जी, मैं चूँकि एक ही मिसाल बता देता हूँ। यहाँ पर कस्बा शीशगढ़ इसी विधानसभा में लगता है, कस्बा शीशगढ़। जी जब मैं विधायक बना तो वहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था, जी नगर पंचायत है वो जी नगर पंचायत में सिर्फ प्राइमरी स्कूल, वहाँ जूनियर हाई स्कूल नहीं था। जी वहाँ पर हेल्थ की नाम पे एक छोटे से कमरे में एक अस्पताल चलता था, छोटे से कमरे में, अस्पताल नहीं था जी। तो मैंने वहाँ पर लोगों से कहा, मैंने कि आप लोगों, और फिर बहुत मालदार कस्बा है, पैसे वाले लोग हैं जी, एक के पास 3-3, 4-4, 5-5 भट्टे चलाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, बाहर से बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान नहीं था। और उसका कारण ये कि वहाँ स्कूल ही नहीं था। बिल्कुल। फिर दूसरी, मैंने सरकार से कोशिश की, सरकार ने से थोड़ा सा आनाकानी हुई मिलने में, हाँ, तो विपक्ष में था ही मैं, तो फिर मैंने अपना इंटर कॉलेज बना के दिया वहाँ पर। क्या बात है। शीशगढ़ में इंटर कॉलेज बना के दिया, वहाँ पर 2 मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं, वहाँ पर आज ITI मैंने बना के दिया, वहाँ पर मैंने GTI बना के दिया। एक ही कैंपस में सारे स्कूल चलते हैं मैंने। और उसके बाद जब मौका मिला मैंने तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बना के दिया शीशगढ़ के अंदर। जी रोकता हूँ आपको बीच में, बताएं। 2012 में मैंने एक अखबार में आपका एक इंटरव्यू देखा था। आपने वादा किया था कि आप यहाँ ITI बनवाएंगे 2012 में, और आप इलेक्शन भी जीते, लेकिन वो ITI आज भी सपना बन गई ITI। आपने देखा नहीं, बराबर से चंदौली गाँव आप कभी गए नहीं क्या? नहीं, तो आपके समय मेरे ही समय तो बनी हो, मैंने ही तो उसको बनाया, मैंने ही ज़मीन दी उसको, मैंने ही सारे प्रोजेक्ट दिया, मैंने ही बिल्डिंग तैयार करा के दी, और मेरे ही ज़माने में क्लासें शुरू हो गई थी। हाँ, अलग बात है कि अब कोई दूसरा आदमी, पार्टी की दूसरी सरकार आ गई, दूसरा विधायक बन गया, अब वो चल रही है नहीं चल रही है, वो तो बहुत जिम्मेदार है। मैंने जो वायदा किया था उसको तुरंत पूरा किया। मैंने ITI यहाँ पर दिया, मैंने यहाँ पर कन्या विद्यालय दिया, इसी यहाँ पर सिंदौली का भी, ये भी देखिए मीरगंज के बराबर में है, कस्बे की हैसियत रखता है, आज भी लगभग 5,500 वोट है। वहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल का सबसे पहले पत्थर सुल्तान बेग ने लगाने का काम किया। जूनियर हाई स्कूल दिया, वहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, GTI भी है और कन्या विद्यालय भी है वहाँ पर। मैं विधायक जी ये पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब जानने की उत्सुकता यह है कि जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं मीरगंज में, हर जगह जाना, लोगों से मिलना, पूरा दिनचर्या आपकी बहुत व्यस्त रहती है। 2022 का इलेक्शन सर पर है, 1 साल बची है, उसके बाद इलेक्शन ही इलेक्शन है। हिंदुत्व की बड़ा प्रबल लहर इस समय चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं साफ, क्या आप हिंदुत्व के खिलाफ इलेक्शन इस वक्त नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम में यकीन नहीं रखता। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया जी कि इस हिंदू गिरदी में भी सुल्तान बेग को 25,000 हिंदू भाइयों ने वोट दिया है, हर जाति हर बरादरी के लोगों ने। तो मेरे मामले में हिंदू मुस्लिम का सवाल तो आपका बेमानी है, ये यहाँ नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आज की स्थिति जो है, जो और भी दूसरी विधानसभा में या प्रदेश का जो माहौल है, जिस हिसाब से आप कहना चाहते हैं, वो माहौल में परिवर्तन आ चुका है। हाँ, ये बात सही है कि 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा और जीता, लेकिन अब क्षेत्रीय जनता समझ चुकी है, मामला हिंदू मुसलमान से नहीं चल रहा है,
जी। अब मामला हिंदुस्तान से नहीं बनेगा, मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं होगा, अब मुद्दा होगा पेट की आग, अब मुद्दा होगा बेरोजगारी, अब मुद्दा होगा जो आज फैक्ट्री बंद पड़ी हैं उनको कैसे चलाया जाए, आज मुद्दा होगा जो किसान बेहाल है, बदहाल है, जिसका धान 800 रुपये कुंटल खरीदा जा रहा है और डीजल 80 रुपये लीटर मिल रहा है, दाल 150 रुपये किलो मिल रही है उसे खाने के लिए, एक वक्त की दाल मुहैया कराना अब किसान के लिए मुश्किल है। मुद्दे ये होंगे, अब हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होगा। और सरकार, अगर हम तो चाहते हैं यही कहती रहे, हम तो कहते हैं सरकार हिंदू मुस्लिम कहती रहे, काम तो करेंगे ही नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि विकास इनका मुद्दा नहीं है। कहने के लिए कहते हैं विकास हमारा मुद्दा है, लेकिन इनका मुद्दा विकास नहीं है। ये बात सही है, इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, लेकिन अब क्षेत्र की जनता बार बार मूर्ख नहीं बन सकती। ये मैंने नहीं कहा कि इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम है। हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप क्यों कहेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो निष्पक्ष जानता हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता करते भी हैं आप, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने मतलब विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीता। और विकास के नाम पे आज मैं अगर बात करूँ, आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश सरकार है, 4 साल होने जा रहे हैं जी, मीरगंज विधानसभा में एक कोई काम इस सरकार का बता दें। जी, मैं कई सारे काम हैं ऐसे जो माननीय विधायक जी का मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे गौशाला बनवाई, यहाँ पर गौएं मारी घूमती थी, गौशाला की बहुत ज़रूरत थी। गोरा का अधूरा पड़ा हुआ पुल पूरा कराने का काम किया है उन्होंने। 69 करोड़ रुपए कहीं पास कराए हैं कैलाशगिरी मढ़ी के लिए। तमाम तरह के काम हैं जो विधायक। अब आप देखिए जी, सबसे पहले तो मैं गौशालाओं की बात कर दूँगा आपसे जी। गाय की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, गाँव की रक्षा नहीं कर पाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कबीरपुर चले जाइए। जब मैं पहली बार विधायक बना था, मैंने वहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन गायों के लिए संरक्षित करने का काम किया था, क्योंकि हमारे खादर में हेल्प होता है, जिसे जंगली गाय कहते हैं जी। 13-14 हज़ार गाय थी जब सरकार बनी थी जी। आज वहाँ संख्या रह गई सिर्फ 70, 80, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 100। बाकी गाय कहाँ चली गई? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। ये सारे के सारे ये दोहरी चाल चलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के डुप्लीकेट लोग, इन्होंने कसाईयों से सौदा करके गायों को बेच के कटवाने का काम किया है। ये गौ माता की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते, ना इनकी मंशा है। हाँ, एक काम कर दिया इन्होंने, वो मैं भी कहता हूँ करा, कि गाँव इन्होंने गोश्त की दुकानें खुलवाने का काम कर दिया है। ये इनका है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। हर गाँव में इन्होंने गाय मतलब गोश्त की दुकानें खोल दी। अगराज गाँव है, वहाँ पर भानु प्रताप जी एक नाम था, आज भी नाम है। उत्तर प्रदेश में अगराज का नाम अलग से नाम दिया जाता था। उस गांव के अंदर 6 दुकानें, आपके हुरूरी में गाय की गोश्त की दुकानें, आपके बराबर में तिलमास में गाय की गोश्त की दुकानें, आपके सिंदौली में गोश्त की दुकानें। पहले मीरगंज के अलावा कहीं गोश्त की दुकानें नहीं होती थी, अब हर गांव के अंदर गोश्त की दुकानें बाकायदा लाइसेंस देकर सरकार गोश्त को बिकवाने का काम कर रही है। और गोश्त कहाँ बिकता है, काय का बिक रहा है? कोई गोश्त तो उसमें पेड़ में से तो निकलता नहीं है। सही बात है, जीव हत्या होती है, जीव हत्या होती है। और ये आप मुझे बताइए, अब उसमें हो रहा है कि अब वहाँ गाय का गोश्त बिक रहा है, भैंसे का गोश्त बिक रहा है, वहाँ बकरी का गोश्त बिक रहा है, वहाँ कौन से जानवर का गोश्त बिक रहा है, किस वक्त जानवर कटा, कहाँ से गोश्त है, कोई देख रहा है? भ्रष्टाचार पूरी तरह से है, पूरा सिस्टम इसमें मुलव्विस है, एक सिस्टम का बच्चा इसमें शामिल है, और सारी गायों की हत्याएं हो रही हैं, गोश्त उनका खुलेआम बेचा जा रहा है, इन्हीं लोगों की सेवा बेचा जा रहा है। विधायक जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और निश्चित रूप से हमारे दर्शक इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं जरा सा जी। मेरा जो सपना यहाँ पर है, आपने जो एजुकेशन के बारे में कहा, मैं जब विधायक बना था, यहाँ पर लगभग 70% गाँवों के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं थे, 70%। आज मेरे विधायक के रहते हर किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर पे जूनियर हाई स्कूल, हर 12 किलोमीटर के इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, नंबर 1। दूसरी बात, हम चूंकि हमारा क्षेत्र देहात है, ये खादर का क्षेत्र है, और खादर के क्षेत्र में जानवर पाले जाते हैं। जानवरों की दवाइयों के लिए अस्पताल नहीं थे। हर 12 किलोमीटर के अंदर एक मैंने वेटनरी कॉलेज बनवाने का काम किया। अब अंदाजा लगाइए, लगभग मैंने 80-85 प्राइमरी स्कूल, लगभग 36 जूनियर हाई स्कूल, और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मैंने इंटर कॉलेज कायम कराने का काम किया है। एक बात अब मैं पूछना चाहता हूँ जी, आपने तो पंडित जी आपने अपनी बात कह दी, बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार जब से आई है, एक इंटर कॉलेज सरकारी बनाया हो, एक कोई अस्पताल सरकारी बनाया हो, एक गौशाला की बात कर रहे हैं। अब गौशाला चलिए मैं आपको दिखवाता हूँ, हम भी चलें और किसी एसडीएम को ले चलें साथ में जी। कहाँ कोई चारदीवारी नहीं, सिर्फ 4 बम्बू खड़े कर दिए, टीन डाल दी, उनको चारा कौन खिलाएगा, उसके लिए कोई नौकर रखा नहीं रखा।
उनको पानी कौन पिलाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, अगर गाय बीमार पड़ती है उसका इलाज कौन कराएगा, उसको अस्पताल तक कौन ले जाएगा? कोई वॉलेंटियर रखा? नहीं रखा। काहे गौशाला, काय को फर्जी मतलब झूठ बोलते हैं लोग। गौशाला के नाम पे गाय की इन्होंने सिर्फ हत्या कराने का काम किया है। गौ हत्या में मुलव्विस है पूरा का पूरा सिस्टम। और मेरा क्षेत्र इस बात का गवाह है, जहाँ 36 मतलब करीब 13-14 हज़ार गाय पलती रहती थी, आज 13-14 से 600 गाय रह गई। बाकी यही लोगों ने बेच बाँच के सब कसाईयों को बेच दी। ये मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी, आपने वास्तव में आंखें खोलने का काम किया है। अब मैं अंत की ओर बढ़ता हूँ। एक छोटा सा आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव सिर पर है अभी, पंचायत चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है पार्टी की ओर से? एक छोटा सा सवाल, उत्तर चाहूँगा। पंचायत चुनाव देखिए हमारे लिए बहुत अहम है। मैं आपको बता दूँ, लोग कुछ भी कहते हैं जी, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता पहली बात तो मैदान में उतारेंगे, विपक्ष में आए हम जी, और लेकिन हमारा ना तो कोई कार्यकर्ता इस बात से डरेगा कि सत्ता किसकी, सरकार किसकी। ईमानदारी से जनता के बीच जाएंगे और चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे बीडीसी का इलेक्शन हो, चाहे जिला पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जौन सा भी चुनाव होगा, पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी मीरगंज विधानसभा में हर चुनाव लड़ेगी और आपकी बहुमत के साथ जिला पंचायत हम जीत के आएंगे। बहुमत के साथ हम आपके ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे, बहुमत के साथ हम प्रधान जीतेंगे, बहुमत के साथ हम बीडीसी जीतेंगे। जब बीडीसी जीतेंगे तो ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे। मतलब आप बीडीसी स्तर तक पर भी इलेक्शन लड़ाएंगे? हम तो ग्राम पंचायत का जो होता है हम तो मेंबर भी लड़ाते हैं। अरे हम मेंबर भी लड़ाते हैं। यहाँ बैठे प्रधान जी हमारे हैं सामने, कयूम भाई बैठे हैं जी। अभी सुदेशपाल सिंह अभी हम छोड़ के आए उनको। इनके गांव में मैंने विधानसभा का सदस्य भी लगाए, और क्यों नहीं लड़ाएंगे? आज अगर मैं आज 2 प्रधान लड़ रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी हो जाता कि साहब 2 मुसलमान लड़ रहे हैं, आप किसको लड़ाओगे? तो जो मेरा कार्यकर्ता होगा मैं उसको लड़ाऊंगा। अगर मैं उसको नहीं लड़ाऊंगा तो वो मुझे क्यों लड़ाएगा? आज मैं उसके सम्मान में उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो कल को मेरे सम्मान में मेरे साथ क्यों खड़ा होगा? इसलिए मैं तो कार्यकर्ता के साथ हूँ, तन मन धन से हर तरह से अपने कार्यकर्ता का सम्मान बचाने के लिए, उसको इलेक्शन जिताने के लिए जी जाने कर दूंगा। कुछ चुनिंदा लोग मुझे मिले, वाकई आप बहुत खुशदिल व्यक्ति हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा विधायक जी आपके साथ बात करके। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो तमाम दर्शक मीरगंज के इस समय देख रहे हैं आपको, आप उनके लिए कोई संदेश या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपका चैनल है जी, ये सिर्फ मीरगंज के लोग नहीं देखेंगे, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया देखेगी। और फिर मैं बता दूं आपको, अगर अब जनता ने मुझे मौका दिया, एक अरमान मेरा बाकी है। जी जी। देखिए, ये विधायक बनना मेरा अरमान नहीं है जी। मैं 3 बार विधायक बन लिया, लगातार विधायक बन लिया, और ये एक इतिहास कायम किया मैंने कि 3 बार लगातार कोई भी विधायक रहा नहीं। ब्रेक करके तो रह गए जी कि 2 बार जीत गए, 1 बार हार गए, फिर जीत गए। जी। लगातार 3 बार कोई विधायक नहीं बना। मेरा अरमान ये है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, ईमानदारी से सेवा करता हूँ, सब जानते हैं, झूठ कभी बोला नहीं, फरेब कभी किया नहीं, भ्रम में कभी लोगों को डाला नहीं, और झूठ बोल के सुल्तान बेग ने कभी राजनीति नहीं की। ईमानदारी से राजनीति करता हूँ। मेरा एक सपना यह है कि मेरा क्षेत्र यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, सारे लोग खेती पर निर्भर करते हैं जी। यहाँ सबसे बड़ी कमी जो आज मुझे दिखती है, एक पढ़ा लिखा विधायक होने की वजह से, मैंने चूँकि खुद भी MSc किया पंत यूनिवर्सिटी का, मैं 81 का टॉपर रहा हूँ जी। मेरे इलाके में एक यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का कायम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बनना ही बनना चाहिए, और जिस दिन अब जनता ने मुझे अगर मौका दिया तो प्राथमिकता मेरी होगी कि हर हालत में यहाँ पर मैं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करूं। बहुत खूब। और मैं लोगों से चाहूँगा कि इसमें मुझे सहयोग दें, मेरा समर्थन भी करें, सहयोग भी दें और आशीर्वाद भी दें, दुआएं भी दें, तब ये काम संपन्न हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और कोई नहीं करेगा तो चाहे मुझे ही कायम कराना पड़े, लेकिन मैं एक कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर हर हालत में बना के रहूँगा अगर मैं जिंदा रहा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और दोस्तों, तो आप इस समय देख रहे थे मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग जी के लिए, जिन्होंने बहुत बेबाकी से और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके लिए तमाम बहुत सारे सपने भी दिखाए हैं, बहुत सारे मेरे तीखे सवालों के उत्तर भी दिए हैं। तो मैं इसी के साथ विदा चाहूँगा।